एग्जाम्पल 7, प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स पासेस थ्रू द सेंटर। करा के प्रूव करिए कि अगर किसी सर्कल में टेंजेंट के पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जो लाइन ज्वाइन करता है वो लाइन सेंटर से पास करता है। जैसे देखिए ये एक सर्कल है और इसका सेंटर मान लीजिए ओ है और इसमें दो पैरेलल टेंजेंट ड्रा किया गया है, एक पी क्यू और एक आर एस। और यहाँ पे देखिए पी क्यू टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ए है और आर एस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो बी है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसे कहते हैं? अगर कोई टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे पी क्यू ए पॉइंट पे टच करा और आर एस बी पॉइंट पे टच करा तो यही ए और बी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। तो यहाँ पे बोला था कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को कोई लाइन सेगमेंट मिलाता है तो ये जो लाइन सेगमेंट होगा वो सेंटर से होते हुए जाएगा। जैसे देखिए यहाँ ए बी को मिलाइए तो ये जो ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो सेंटर से होते हुए जाएगा, यही आपको प्रूव करना था। तो यहाँ पे समझिए पहले फिगर को। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे अगर आप ए बी को मिला रहे हैं तो ये तो सेंटर से होकर जा रहा है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लाइन है ए बी ये क्या स्ट्रेट लाइन है। जैसे मान लीजिए आप टेंजेंट इस तरीके से ड्रा किए हैं और यहाँ पे सेंटर हुआ है तो यहाँ से भी आप यदि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिलाते हैं ए और बी को तो ये भी क्या होगा सेंटर से ही होकर जाएगा। तो जब सेंटर से होकर जा रहा है इसका मतलब ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है। अगर ये कर्व्ड लाइन होगा तो फिर सेंटर से कैसे जाएगा? जैसे देखिए अगर आप इसको कर्व्ड की तरह मिला दें इस तरीके से कर्व्ड लाइन से तो ये सेंटर से नहीं ना गया। और आप किसी तरीके से अगर कर्व से मिलाते हैं तो ये सेंटर से नहीं जा रहा है। मतलब अगर ये सेंटर से होते हुए जा रहा है मतलब ये जो लाइन होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। मेरे रूप से आपको यही प्रूव करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। पी क्यू एंड आर एस आर टू टेंजेंट हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। देखिए पी क्यू और आर एस दो टेंजेंट है और पी क्यू का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो ए है और आर एस का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो है बी है। तो इसके बाद बोला है प्रूव डैट, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट ए बी है वो सेंटर ओ से पास कर रहा है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन सेगमेंट ए बी पासेस थ्रू ए। तो देखिए सबसे पहले इसमें एक छोटा सा आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करना होगा कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रा करना होगा। यहाँ पे देखिए पी ए ये दिख रहा है तो पी ए के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रा करना होगा यहाँ पे। तो पी ए के पैरेलल एक आप लाइन ड्रा कर लीजिए। यहाँ पे मानते हैं सी है तो पी ए पैरेलल सी ओ आपको ड्रा करना होगा। तो यहाँ पे लिखिए पी ए पैरेलल सी ओ। इसके बाद चलिए प्रूफ में। आपको पता है ये ओ है वो रेडियस है सर्कल का और रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ भी 90 बनेगा इधर भी 90 बनेगा, ये दोनों तरफ 90 बनेगा। तो यहाँ पे ओ ए परपेंडिकुलर होगा पी क्यू बिकॉज रेडियस होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। और एंड यहाँ पे आप पैरेलल ड्रा किए हैं सी ओ पैरेलल पी ए इस तरीके से सी ओ पैरेलल पी ए ये आप कंस्ट्रक्शन से ड्रा किए हैं। इसके बाद देखिए आपको अभी बताएं कि अगर दो पैरेलल लाइन है और अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये दोनों एंगल को बोला जाता है इंटीरियर एंगल और दोनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नाम लिख देते हैं। यहाँ पे एंगल 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए और यहाँ पे एंगल 3 ले लीजिए। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर एंगल बनाएगा और दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। और एंगल 1 का जो वैल्यू है वो है 90 डिग्री क्योंकि ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 2 का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 2 का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। इसके बाद देखिए पी ए पैरेलल है सी ओ का बाई कंस्ट्रक्शन। तो जब ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ये एंगल 1 और ये एंगल 3 ये बताइए कौन एंगल होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऊपर वाला और नीचे वाला। अगर दो पैरेलल लाइन है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है एक नीचे और एक नीचे मतलब दोनों पैरेलल लाइन के नीचे वाला लीजिए या फिर दोनों पैरेलल लाइन के ऊपर वाला लीजिए, इसी को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे भी आप फिगर में देखिए पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 1 है और यहाँ पे पैरेलल लाइन के नीचे एंगल 3 है। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि एंगल 1 है 90 डिग्री तो एंगल 3 भी होगा 90 डिग्री। दोनों एंगल आपस में तो इक्वल ही है। तो यहाँ पे एंगल 3 भी हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए फिगर में
एंगल 2 भी आ गया 90 डिग्री और एंगल 3 भी आ गया 90 डिग्री। अब दोनों को आप सम करिए, एंगल 2 और एंगल 3 को। तो जब एंगल 2 प्लस एंगल 3 करिएगा तो यह आ जाएगा 90 प्लस 90। अब यहाँ पे देखिए तो फिगर में एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको नाम लिखे, क्या लिखिएगा, इस एंगल का नाम क्या होगा? अगर एक इसको एक साथ इस तरीके से मिला दिया जाए तो इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल ए ओ बी, यही नाम होगा ना। अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इस तरीके से कोई रे है और यहाँ पे ये मान लेते हैं एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ए ओ बी, यहाँ पे सी ले लीजिए। तो अगर हम बोले इस एंगल का नाम तो आप बोलिएगा ए ओ सी, अगर बोलेंगे इस एंगल का नाम तो आप बोलिएगा बी ओ सी, लेकिन हम बोलेंगे इस एंगल का नाम तो आप क्या बोलिएगा? इस एंगल का नाम क्या होगा? ए ओ बी, यही होगा इस एंगल का नाम, वो रहेगा बीच में। तो यहाँ पे भी इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? ए ओ बी। एंगल 2 प्लस एंगल 3 की जगह आप लिख सकते हैं ए ओ बी, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। और जब ए ओ बी आ गया 180 डिग्री, इसका मतलब क्या? ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन पे कितना डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। और जब यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है, मतलब ये जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तभी तो 180 बन रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओ। एग्जाम्पल 8, a chord PQ of a circle is parallel to the tangent drawn at a point R on the circle। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कॉर्ड है जो PQ, यहाँ पे PQ एक कॉर्ड है, वो पैरेलल होता है एक सर्कल के R पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया उसके। यहाँ पे देखिए सर्कल के पे एक R पॉइंट यहाँ पे है और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया AB। तो इस ये जो कॉर्ड PQ है वो टेंजेंट AB के पैरेलल होता है। तो यहाँ बोल रहा है प्रूव डेट R बाइसेक्ट्स आर्क PRQ। तो प्रूव करिए ये जो पॉइंट आर है वो आर्क पी आर क्यू को बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आर्क पी आर क्यू कहाँ पे है? पी आर क्यू, ये वाला, ये आपको आर्क दिख रहा है। जैसे सर्कल में दो आर्क होता है, जैसे ये एक सर्कल है तो यहाँ पे एक ये वाला आर्क हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए बी और यहाँ पे पी ले लेते हैं, तो ए पी बी ये एक आर्क है जिसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ऊपर वाला जो बचा उसको बोलते हैं मेजर आर्क। तो यहाँ पे यही चीज़ है, पी आर क्यू है जो माइनर आर्क है, और ये बोला कि पॉइंट आर है जो आर्क पी आर क्यू, इसको बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि पॉइंट आर के इधर वाला पोर्शन और पॉइंट आर के उधर वाला पोर्शन ये दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन एट अ पॉइंट आर ऑन द सर्कल। सर्कल के आर पॉइंट पे एक टेंजेंट ए बी ड्रा किया गया है। PQ इज अ कॉर्ड विच इज पैरेलल टू टेंजेंट AB। PQ एक कॉर्ड है जो टेंजेंट AB के पैरेलल ड्रा किया गया है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये जो आर्क के इस तरफ का पोर्शन PR इक्वल होगा PQ का। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है आर्क PR इक्वल हो जाएगा आर्क RQ का। यहाँ पे जो आर्क PQ है ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, एक आर्क PR में और एक आर्क RQ में। यहाँ पे दोनों आर्क आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना होगा, सबसे पहले ये तीनों को मिलाना होगा, OP को, OQ को और OR को। यहाँ पे इसको मिलाइए इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखिए कंस्ट्रक्शन में हो जाएगा ज्वाइन OP, OQ एंड OR। इसके बाद देखिए प्रूफ में यहाँ पे OR जो है वो रेडियस है सर्कल का, रेडियस होता है जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ भी 90 बन जाएगा, इस साइड भी 90 बन जाएगा। और यहाँ पे नाम ले लीजिए एंगल का, यहाँ पे मान लेते हैं ये M पॉइंट है, और यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे देखिए जो AB है और PQ है ये आपस में पैरेलल है ना। तो जब पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कौन एंगल हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ये पैरेलल लाइन के नीचे ये वाला एंगल और पैरेलल लाइन के नीचे ये वाला एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग। इस साइड भी अगर आप देखिएगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे नाम लिखिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और इस एंगल का नाम ले लीजिए 5 और इस एंगल का नाम ले लीजिए 6, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एंगल 1 और एंगल 3 आपस में इक्वल हो जाएगा, और एंगल 2 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल हो जाएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखिए AB पैरेलल है PQ का, ये तो क्वेश्चन में ही दे रखा था कि जो कॉर्ड PQ है वो AB के पैरेलल ड्रा किया गया है, तो ये दे रखा है गिवन। तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 का, और एंगल 1 है 90 डिग्री इक्वल टू एंगल 3, तो एंगल 3 भी हो गया 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 का, और एंगल 2 का वैल्यू है 90 डिग्री।
इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 4 भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो गया बाई कॉरस्पॉन्डिंग, और ये भी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग से। तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। अब चलिए इस ट्रेंगल में, एक ये ट्रेंगल और एक ये ट्रेंगल, ये दोनों ट्रेंगल में चलिए, इन ट्रेंगल POM एंड ट्रेंगल QOM। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों ट्रेंगल का एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल है, दोनों है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 का, और ये है 90 डिग्री, तो इसको आप बोल सकते हैं राइट एंगल। इसके बाद देखिए OP और OQ, ये क्या है, रेडियस है, OP और OQ, तो ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे OP और OQ आपस में इक्वल हो जाएगा, ये है रेडियस। और इसको आप देखिए यहाँ पे ध्यान से कि OP है जो 90 के सामने का साइड है, और OQ है ये भी 90 के सामने का साइड है। तो जब 90 के सामने का है तो इसको आप हाइपोटेनस भी बोल सकते हैं रेडियस को, तो ये है हाइपोटेनस। इसके बाद यहाँ पे देखिए OM, ये दोनों के लिए आया, इस ट्रायंगल में भी और उस ट्रायंगल में भी, तो OM तो कॉमन हो जाएगा, OM इक्वल हो जाएगा OM का, ये हो गया कॉमन, और ये है साइड। तो यहाँ पे ट्रायंगल POM कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, ट्रायंगल यहाँ पे अरेंज करिएगा POM। तो यहाँ पे देखिए P, तो P के सामने कौन आएगा, तो P देखिए OM के सामने है, और OM के सामने इधर क्या है, Q है, तो P के सामने आ जाएगा Q। इसके बाद O, तो यहाँ पे देखिए एंगल O ये वाला, तो O किसके सामने, PM के, और PM के कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें कौन हो जाएगा, MQ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में इक्वल था, दोनों रेडियस, और ये OM आपस में इक्वल है, तो यही दोनों ना आपस में इक्वल होगा। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो यहाँ पे O के सामने हो जाएगा O, QO, और एक बचा M, तो यहाँ पे आ जाएगा M बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेंटर पे जो एंगल बना, ये एंगल O और उस ट्रायंगल का एंगल O, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने का एंगल को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसमें कैसे पता चलेगा, जैसे OP और OQ आपस में इक्वल था, तो ये दोनों हो गया कॉरस्पॉन्डिंग साइड, OM के इक्वल था, तो OM ये हो गया आपस में कॉरस्पॉन्डिंग। बचा कौन, एक इसमें PM बचा और एक इसमें QM बचा, तो ये दोनों आपस में हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और PM के सामने एंगल O और QM के सामने भी एंगल O, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि एंगल, ये देखिए इस एंगल का नाम है 5 और इस एंगल का नाम है 6, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखिए, एंगल 5 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 का। ठीक है, अब देखिए आप 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, अगर किसी सर्कल में दो आर्क इक्वल हो तो वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए इस तरीके से ABP, ठीक है, यहाँ पे आपको दो आर्क दिख रहा है, एक AP और एक BP। मान लीजिए ये दोनों आर्क आपस में इक्वल है, तो जब ये दोनों आर्क आपस में इक्वल होता है तो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। जैसे ये आर्क सेंटर पे ये वाला एंगल बना रहा और ये आर्क सेंटर पे ये एंगल बना रहा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होता है। और इसका कन्वर्स भी होता है कि यदि सेंटर पे दो एंगल इक्वल हो, ठीक है, मान लीजिए ये एंगल सेंटर पे बन रहा है तो दोनों एंगल इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल एंगल है जो सर्कमफ्रेंस पे इक्वल आर्क बनाता है। डेट मीन्स ये दोनों आर्क भी आपस में इक्वल हो जाएगा, एक दूसरे का कन्वर्स होता है दोनों। तो यहाँ पे यदि आप फिगर में देखिए तो एंगल 5 और एंगल 6 ये दोनों आपस में इक्वल आ गया। तो जब ये दोनों सेंटर पे ही तो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल जब इक्वल है तो ये सर्कमफ्रेंस पे जो आर्क बनाएगा ये दोनों एंगल मिलकर ये आर्क भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल 5 कौन आर्क बना रहा है, एंगल 5 आर्क बना रहा है, PR यही आर्क बना रहा है ना एंगल 5। और एंगल 6 देखिएगा तो ये कौन आर्क बना रहा है, RQ, तो ये PR और RQ ये दोनों आर्क भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले लिखिए, We know that equal angle at the center makes equal arc at the circumference। अगर सेंटर पे इक्वल एंगल बना तो वो सर्कमफ्रेंस पे जो आर्क बनाएगा वो आर्क भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सो आर्क PR इक्वल हो जाएगा आर्क RQ या QR का। एग्जाम्पल 9, prove that the tangent drawn at the midpoint of an arc of a circle is parallel to the chord joining the end points of the arc। जैसे देखिए ये एक सर्कल है जिसका सेंटर हुआ है, इसमें एक आर्क है APB, यहाँ पे ध्यान से देखिए आर्क APB, और ये जो P है वो आर्क APB का मिड पॉइंट है, ठीक है।
और बोला कि इसी मिड पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया। तो यहाँ पे मिड पॉइंट जो पी है इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया। तो बोला कि ये टेंजेंट होता है जो उस कॉर्ड का पैरेलल होता है जो कॉर्ड दोनों आर्क के इन पॉइंट को मिलाने से बनता है। तो ये देखिए आर्क ये है ना ए पी बी, और इसका इन पॉइंट एक ए है और एक बी है, तो इसके इन पॉइंट को ज्वाइन करिए। तो यहाँ से देखिए एक कॉर्ड बनेगा ए बी। तो यही बोला था कि ये जो टेंजेंट होता है वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। यहाँ पे टेंजेंट का नाम ले लीजिए सी डी। तो यहाँ पे सी डी पैरेलल होगा ए बी का। तो यहाँ पे सबसे पहले नोट करिए, लेट अ सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। ए बी इज एन आर्क विच मिड पॉइंट इज पी। ए बी है जो एक आर्क है और उसका मिड पॉइंट पी है। ये टेंजेंट सी डी इज ड्रॉन एट पी, और पी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया सी डी। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये जो सी डी जो टेंजेंट होगा वो ए बी के पैरेलल होगा। डेट मीन्स सी डी पैरेलल ए बी। यहाँ पे देखिए प्रूफ में सबसे पहले आप ज्वाइन करिए सेंटर से ये ओ ए को ज्वाइन करिए, फिर ओ बी को ज्वाइन करिए, और फिर ओ पी को भी ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन ओ ए कॉमा ओ बी एंड ओ पी। इसके बाद देखिए पी है जो ए बी का क्या था, मिड पॉइंट था। तो जब पी मिड पॉइंट है तो ये वाला ए पी और ये पी बी ये दोनों आपस में इक्वल होगा। अगर किसी भी लाइन ए बी का कोई भी मिड पॉइंट सी है तो ये मिड पॉइंट के इधर वाला ये वाला पोर्शन और उस साइड वाला पोर्शन दोनों आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ भी वही चीज, जब पी मिड पॉइंट है तो ये ए पी और इधर बी पी ये दोनों भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखिए चूंकि P इज मिड पॉइंट ऑफ आर्क ए पी बी, सो यहाँ पे आर्क ए पी इक्वल हो जाएगा आर्क बी पी का। इसके बाद देखिए जब दोनों आर्क इक्वल है तो आपको पता है कि जो इक्वल आर्क होता है वो सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएगा। तो ये वाला आर्क ए पी सेंटर पे ये एंगल बनाएगा, और ये आर्क पी बी सेंटर पे ये एंगल बनाएगा। ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बी नो डैट इक्वल आर्क मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब देखिए जब इक्वल एंगल बनाएगा तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो इसका नाम लिखिए ए ओ पी, यही होगा ना ए ओ पी, और उस साइड वाले एंगल का नाम हो जाएगा बी ओ पी, क्योंकि ये आर्क इससे बना तो पूरा एंगल लीजिएगा ए ओ पी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ पी का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए एंगल ए ओ पी को आप एंगल ए ओ एम भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ए ओ एम में भी तो यही वाला एंगल हुआ है और ए ओ पी में भी यही वाला एंगल हुआ है। तो एंगल ए ओ पी को आप ए ओ एम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ए ओ एम इक्वल हो जाएगा, उस तरफ वाले बी ओ पी को आप बी ओ एम भी लिख सकते हैं। तो इक्वल हो जाएगा बी ओ एम का। इसके बाद ये दोनों ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो यहाँ पे देखिए ए ओ एम और बी ओ एम में तो ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे पहले इसको लिखिए एंगल ए ओ एम इक्वल है एंगल बी ओ एम का, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो ये एंगल इक्वल कैसे है, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ये जो ओ ए और ओ बी है ये क्या है, रेडियस है, ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ओ ए इक्वल हो जाएगा ओ बी का, ये हो गया रेडियस। इसके बाद देखिए ओ एम, ये दोनों के लिए आया, इस ट्रायंगल के लिए भी और उस ट्रायंगल के लिए भी। तो ओ एम कॉमन हो जाएगा, तो ओ एम बराबर ओ एम हो जाएगा, ये हो गया कॉमन। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यहाँ पे देखिए ए ओ एम, तो इस साइड वाले ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो एंगल ए है तो ए के सामने क्या आएगा, तो ए देखिए ओ एम के सामने है और ओ एम के सामने उधर है बी, तो यहाँ पे ए के सामने आ जाएगा बी। उसके बाद ओ को देखिए तो ओ है ए एम के सामने, और ए एम का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, बी एम ही होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दोनों रेडियस आपस में इक्वल हो गया, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। ओ एम आपस में इक्वल हो गया, तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। बचा ये दोनों, तो ये दोनों आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, तो ए एम का कॉरेस्पॉन्डिंग बी एम, और ए एम के सामने है ये तो बी एम के सामने भी आएगा ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ, तो ओ के सामने ओ, तो बी ए ओ एम, तो बी ओ, एक बचा कौन, एम, तो यहाँ पे आ जाएगा एम बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एंगल ये वाला है ये दोनों साइड के बीच में है, इधर भी ये जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में है, तो ये हो जाएगा एस से एस से। तो यहाँ पे जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल और इधर ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे पता चलेगा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड के सामने का एंगल। तो यहाँ पे देखिए ओ ए इक्वल था ओ बी का, दोनों रेडियस, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये है एंगल 1 और इसको नाम लीजिए एंगल 1 और इसका नाम ले लीजिए एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखे एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 का। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल का सम कितना होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन है, कॉर्ड होता है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है ना, तो यहाँ पे इसका जो सम होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर से। और यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह आप एंगल 1 पुट कर सकते हैं इक्वल टू 180, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 इक्वल टू 180, 2 से ये कटेगा 90 बार में, तो यह आ जाएगा एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप बताइए जब इस तरफ का ये जो एंगल 1 है ये 90 डिग्री आ गया, अब पूरा है 180 डिग्री, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना होगा? वो भी 180 माइनस 90, तो वो भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो यहाँ बोल सकते हैं सो एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इसके बाद देखिए ओपी क्या है? ये सर्कल का रेडियस है और ये CD टेंजेंट है, और रेडियस होता है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो आप बोल सकते हैं ये भी बन जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे ले लेते हैं ये 3 और ये एंगल 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला एंगल 1 और ये वाला एंगल 3 ये दोनों क्या है? 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यहाँ पे लाइन है एंगल 1 90 डिग्री और ये एंगल 3 भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 का और दोनों है 90 डिग्री। इसके बाद इस तरफ देखिए एंगल 2 और एंगल 4 ये भी 90 और ये भी 90, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 का, ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। और आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों मिलकर कौन एंगल बना रहा है? ये एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये पैरेलल लाइन के ऊपर है ना एंगल 1, यहाँ पे एंगल 1 है और नीचे में आप देखिएगा कि पैरेलल लाइन के ऊपर है एंगल 3, तो ये दोनों मिलकर कौन एंगल बनाता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इस साइड भी आप देखिएगा तो यहाँ पे है एंगल 2 और यहाँ पे है एंगल 4, तो ये भी बनाएगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ये दोनों इक्वल है बाई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। और जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होगा इसका मतलब क्या है कि ये दोनों लाइन होगा जो पैरेलल होगा, तभी ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं सो AB पैरेलल हो जाएगा CD। एग्जाम्पल 10, prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center of the circle। करा कि एक सर्कल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे यदि आप परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये परपेंडिकुलर सेंटर से पास करता है। जैसे देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया है AB और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है जहाँ पे ये सर्कल को टच करा। तो बोला कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करिएगा तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो सेंटर से होते हुए जाएगा। जैसे देखिए इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और ये परपेंडिकुलर है PQ, तो ये जो PQ है वो सेंटर से होकर जाएगा, तो यहीं सेंटर से होकर जा रहा है और ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे पहले नोट करिए, लेट अ सर्कल विद सेंटर O। मान लीजिए एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, AB इज अ टेंजेंट एंड P इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखिए AB एक टेंजेंट है और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो P है। तो यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि जो PQ जो लाइन है वो सेंटर O से होते हुए जाएगा, PQ पासेस थ्रू सेंटर O। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ में, यहाँ पे देखिए ये जो PQ लाइन है वो एक परपेंडिकुलर लाइन है, तो क्वेश्चन में ही दे रखा है। तो जब PQ परपेंडिकुलर लाइन है तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि QP परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, QP परपेंडिकुलर हो जाएगा AB का, और जब QP परपेंडिकुलर AB है तो ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं सो एंगल QPB ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद देखिए OP को ध्यान से देखिए, OP क्या है? सर्कल का रेडियस है और आपको पता है कि रेडियस जो होता है वो भी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे OP भी परपेंडिकुलर हो जाएगा AB का, और जब OP परपेंडिकुलर AB होगा तो एंगल OPB ये भी कितना डिग्री बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो एंगल OPB यहाँ से ध्यान से देखिएगा, OPB ये भी बन जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों का RHS इक्वल है, तो जब दोनों का RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो एंगल QPB
इक्वल एंगल ओ पी बी का। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एंगल क्यू पी बी तो ये वाला एंगल आ रहा है, और ओ पी बी तो ये वाला एंगल आ रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे क्यू पी बी और ओ पी बी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तभी होगा जब ओ पॉइंट ये लाइन पी क्यू पे लाई करेगा। अगर ओ पॉइंट थोड़ा सा भी या तो इधर या तो उधर होगा तो एंगल ओ पी बी, ध्यान से देखिएगा, ओ पी बी इसका वैल्यू 90 होगा कभी भी। मान लीजिए अगर ओ पॉइंट इस लाइन पे लाई ना होकर थोड़ा सा इधर आ जाता है, इस तरफ हो, तो जब इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पे एंगल ओ पी बी का जो वैल्यू होगा वो 90 से छोटा हो जाएगा। अगर ओ पॉइंट इस साइड आ जाता है, थोड़ा सा भी इस साइड आएगा, तो एंगल ओ पी बी का जो वैल्यू होगा वो 90 से बड़ा हो जाएगा। यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल तभी होगा, एंगल क्यू पी बी और ओ पी बी जब ओ पॉइंट पी क्यू पे लाई करेगा, और तो कभी पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे लिखिए, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ लाई ऑन क्यू पी, यह तभी पॉसिबल है जब ओ पॉइंट क्यू पी पे लाई करेगा। अब बताइए, जब ओ पॉइंट क्यू पी पे लाई करेगा तो आप बोल सकते हैं कि क्यू पी है जो सेंटर ओ से पास होते हुए जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए एक लाइन है ए बी, ठीक है, और इस पे एक पॉइंट सी लाई करा, यहाँ पे पॉइंट सी लाई ऑन ए बी, तो आप इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जो लाइन ए बी है वो पॉइंट सी से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज, जब ओ क्यू पी पे लाई कर रहा है तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो क्यू पी लाइन है वो सेंटर ओ से होते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे लिखिए, हेंस पी क्यू passes through the center of the circle. Example 11. AB is a diameter and AC is a chord of a circle with center O. देखिए, एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसमें बोला कि AB है जो इसका डायमीटर है, तो सबसे पहले AB बनाइए। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ले लेते हैं A और यहाँ पे B, तो AB इसका डायमीटर हो गया, और बोला था AC इसका कॉर्ड है, तो A तो यहीं पे रहेगा, और इस तरीके से कुछ होगा AC, तो ये इसका एक कॉर्ड हो गया। और इस प्रकार है कि एंगल बी ए सी है 30 डिग्री, बी ए सी ये वाला एंगल है 30 डिग्री। इसके बाद देखिए, कह रहा द टेंजेंट एट सी इंटरसेक्ट ए बी प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट डी। कह रहा है कि सी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रा किया गया जो ए बी को आगे की ओर बढ़ाने पे उसको इंटरसेक्ट करता है डी पॉइंट पे। तो देखिए, जैसे ये सी पॉइंट है तो इस पे एक टेंजेंट ड्रा करिए, तो ये टेंजेंट है जो ए बी को आगे की ओर बढ़ाइएगा, तो ये जो यहाँ पे डी पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट करता, इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे प्रूव करना है बी सी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे देखिए बी सी, तो पहले बी सी को ज्वाइन करिए, तो यहाँ पे बी सी इक्वल लाना है बी डी का, ये दोनों आपस में इक्वल लाना है। तो यहाँ पे पहले आप लिखिए जिसको आप ज्वाइन किए थे, यहाँ पे बी सी को आप ज्वाइन किए थे, तो यहाँ पे लिखिए ज्वाइन बी सी। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये जो डायमीटर आपको दिख रहा है ए बी, तो डायमीटर होता है जो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड करेगा, एक डायमीटर के ऊपर एक डायमीटर के नीचे। और आपको ये भी पता है कि जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये सेमी सर्कल देखिए ऊपर वाला, तो इस सेमी सर्कल में ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद ये हो गया 30, ये हो गया 90, तो यहाँ पे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 60, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होगा। और जब ये हो गया 60, तो ये वाला एंगल बताइए, इस साइड वाला पूरा होगा 180, तो लीनियर पेयर से ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। तो पहले इसको लिख लीजिए, सबसे पहले एंगल ए सी बी निकाले थे, ये वाला एंगल इन सेमी सर्कल ए सी बी, ये आया था 90 डिग्री। यहाँ पे लिख लीजिएगा एंगल इन सेमी सर्कल। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये वाला एंगल निकाले थे 60 डिग्री, तो यहाँ पे इसको नोट करिए, एंगल ए बी सी, उसका नाम क्या होगा, ए बी सी, यही होगा ना। और इसका वैल्यू कैसे आया था, तो पूरा 180 में से ये दोनों को ऐड करके माइनस करिए, तो 180 माइनस 120, तो ये आ गया था 60 डिग्री। और उसके बाद उस तरफ का जो एंगल 120 निकाले थे वो लीनियर पेयर से, तो इसको भी नोट करिए, सी बी डी, इस एंगल का नाम है सी बी डी। और इसको निकाले थे 180 माइनस 60 करके, तो ये आ गया 120, ये आया था लीनियर पेयर से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे लगेगा एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट, जो अभी आपको पहले पढ़ाए थे। यहाँ पे आप देखिए तीन कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, एक ए सी, एक ए बी और एक बी सी, ये तीन कॉर्ड आपको दिख रहा, और एक टेंजेंट सी डी ये भी आपको दिख रहा। तो एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट तभी बनेगा जब तीन कॉर्ड और एक टेंजेंट रहेगा, वहीं पे बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा,
ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये एंगल बना रहा, और ये एंगल इक्वल होगा रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाएगा उसके। तो यहाँ पे देखिए रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर ये दोनों मिलकर ये वाला एंगल बना रहा, तो ये 60, तो ये भी हो जाएगा 60। तो यहाँ से इस एंगल से तो हमको कोई लेना देना ही नहीं है, इस तरफ वाला में आइए, ये टेंजेंट और ये कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है, और यहाँ पे रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, ये कॉर्ड तो यूज हो ही गया, तो बचा एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों मिलकर बना रहा है ये वाला एंगल। तो अब बोल सकते हैं कि ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल का, एंगल बाय अल्टरनेट सेगमेंट से, तो ये है 30, तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा 30। और आपको समझ में, फिर से आप एक बार देखिए, ये टेंजेंट है और यहाँ पे ये कॉर्ड है BC, ठीक है, टेंजेंट CD, ये दोनों मिलकर बना रहा है ये वाला एंगल, और ये एंगल इक्वल होता है रिमेनिंग दो कॉर्ड मिलकर जो एंगल बनाता है। तो रिमेनिंग दो कॉर्ड कौन बचा, एक बचा AC और एक बचा AB, यही दो कॉर्ड बचा ना, ये दोनों कॉर्ड मिलकर ये वाला एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री है तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ से इसको नोट करिए, एंगल DCB इक्वल होगा एंगल CAB का, CAB। तो यहाँ पे हो जाएगा DCB, और CAB का वैल्यू कितना था, पहले से ये ऑलरेडी था 30 डिग्री, तो DCB का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पे लिख दीजिएगा एंगल बाई अल्टरनेट सेगमेंट। अब देखिए जब DCB आ गया 30 डिग्री, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होगा ना, तो ये है 120, ये है 30, तो ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा 30। तो यहाँ से उसको भी नोट कर दीजिए, एंगल BDC, इस एंगल का नाम क्या है BDC, और इस एंगल का वैल्यू कैसे निकला, तो 180 माइनस ये दोनों को ऐड करके घटाइए तो 150, तो ये आ गया 30 डिग्री। अब देखिए इसके बाद यहाँ से कैसे कैसे एंगल निकला वो आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए। इसके बाद चलिए ट्रायंगल BCD में, इन ट्रायंगल BCD, तो यहाँ पे आप देखिएगा ट्रायंगल BCD को ध्यान से, तो एंगल C और एंगल D आपस में क्या है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, डेट में से एंगल C और एंगल D आपस में इक्वल है, और दोनों का वैल्यू है 30 डिग्री। तो देखिए तो एंगल C के सामने कौन साइड है BD, और एंगल D के सामने कौन साइड है BC, तो ये दोनों साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल का अपोजिट साइड भी आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में दो एंगल, एक एंगल D और एक एंगल C आपस में इक्वल है, तो एंगल D के सामने BC और एंगल C के सामने BD, तो ये दोनों भी एंगल आपस, ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल C के सामने है BD और एंगल D के सामने है BC, तो BD और BC भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना था।